नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कमजोर होती कांग्रेस की। कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी और 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस में जाने के लिए युवा ललायत रहते थे, लेकिन अब वही पार्टी कमजोर होती जा रही है। कभी 400 से ज्यादा सीटें लाने वाली, 50 साल से ज्यादा सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आने की बात तो दूर, मजबूत विपक्ष की भूमिका में भी नहीं आ पाई है। कांग्रेस को पहले परिवारवाद, भाई भतीजेवाद ने खत्म किया। अब युवा और बुजुर्ग नेताओं में जंग चल रही है। युवाओं का आरोप है कि उन्हें मौका नहीं मिलता और बुजुर्ग अपना वजूद खोना नहीं चाहते। संगठन से एक एक करके युवा पार्टी छोड़ते जा रही हैं, लेकिन पार्टी के कमांडर युवा को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं और ऐसे में पार्टी में युवा और बुजुर्ग के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में बुजुर्ग नेताओं और युवाओं के बीच लड़ाई में सत्ता गंवानी पड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। सचिन पायलट अशोक गहलोत से नाराज होकर बगावत कर चुके हैं और कई और युवा नेता पार्टी में बुजुर्गों के निशाने पर है। संगठन दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। आपसी गुटबाजी से पार्टी कमजोर होती जा रही है। पार्टी 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। सत्ताधारी पार्टी के सामने हर बार कांग्रेस पार्टी समर्पण करती हुई दिखी। बड़े से बड़े मुद्दे को उठाने में कांग्रेस विफल रही। सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में भी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा करने की बात कही। ये भी सवाल उठा कि हमें अपने आप की समीक्षा करनी चाहिए। कई नेताओं ने तो इसके लिए यूपीए को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। पार्टी हारती गई, लेकिन कभी किसी ने सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। लेकिन जनता ने अभी भी अनसुना इस बात को कर दिया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच खाई को कैसे पाटा जाएगा, जनता के बीच खोई हुई साख कैसे बचाई जाएगी, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सोनिया गांधी ने राज्यसभा के सांसदों की बैठक बुलाई तो थी देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और माहौल पर चर्चा के लिए, लेकिन पूरी बैठक पार्टी की अंदरूनी राजनीति की भेंट चढ़ गई। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में कपिल सिब्बल ने हार पर आत्मनिरीक्षण किए जाने की आवश्यकता को लेकर बात की, तो वहीं पी चिदम्बरम ने कहा कि पार्टी को लोगों का कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण का पता लगाने के लिए उन तक पहुँचना चाहिए। चिदम्बरम ने कहा कि पार्टी का संगठन जिला और ब्लॉक स्तर पर कमजोर है। सवाल अभी वेटरन और युवाओं का नहीं है। सवाल मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं, ऐसे लीडर हैं जो कैपेबल हैं मास अपीलिंग के लिए और वो काम कर सकते हैं, संगठन में काम कर सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कमी है कि उनको निकाल के नहीं लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये लोगों को वेटरन और युवा में बांटने से बेहतर है कि अगर हमारी स्ट्रिक्ट लीडरशिप होगी, स्ट्रिक्ट लीडरशिप के अंडर जो उन्होंने कह दिया और वो करना ही है, मुझे लगता है स्ट्रिक्ट लीडरशिप की जरूरत है। सिब्बल और चिदम्बरम के इस बयान के बाद राज्यसभा सांसद और राहुल के करीबी राजीव सातव ने ये कहते हुए विरोध किया कि कोई भी आत्मनिरीक्षण तब से होना चाहिए जब हम सत्ता में थे। 2009 से 2014 तक आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। यही नहीं, सातव ने यूपीए सरकार में मंत्री रहे सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके प्रदर्शन का भी आकलन होना चाहिए। अगर यूपीए 2 में समय पर आत्मनिरीक्षण किया जाता तो 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें नहीं मिलती। जैसे ही बैठक आगे बढ़ी तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजनीतिक रणनीति और संगठन की कमजोरियों को दुरुस्त करने की बात की। बातचीत के दौरान सांसद पीएल पुनिया, रिपुन बोरा और कुछ अन्य लोगों ने राहुल गांधी को फिर पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की। सूत्रों के अनुसार कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना महामारी, चीन की आक्रामकता और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह से फैल रही है। बावजूद इसके कांग्रेस की बात लोग सुन नहीं रहे हैं और बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय राजनीति में अधिकतर समय विपक्ष मजबूत नहीं रहा है, लेकिन मौजूदा समय की तरह अगर विपक्ष इतना भी असहाय और डरा हुआ नहीं रहा था।
सत्ता पक्ष के सामने जिस तरह से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, उसे देखकर तो लगता है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि अब उसके पास कोई और उपाय या विकल्प नहीं बचा है। आज भारतीय राजनीति का विपक्ष अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में इसके चलते सत्ता पक्ष लगातार मजबूत होता जा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं गलती कांग्रेस की ही है, जिसने मुख्य विपक्षी दल होने का जिम्मा ठीक से नहीं उठाया। देश की राजनीति में कांग्रेस आज जिस संकट के दौर से गुजर रही है, उसकी ना तो कभी उसने कल्पना की थी और ना ही उसे अपने इस पराभव का एहसास था। यही वजह है कि जब जब कांग्रेस सत्ता में रही, उसने खूब रस लूटा, लेकिन विपक्ष में रहकर उस तरह से काम नहीं किया जो एक मुख्य विपक्षी दल का होता है। आज कांग्रेस बड़े संकट से गुजर रही है। उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो एक राजनीतिक संगठन के तौर पर काम नहीं कर रही है। उसके पास इस समय विचारधारा का अभाव दिखाई दे रहा है, तो नेतृत्व की कमी भी साफ झलक रही है। कांग्रेस के पास फिलहाल अपने भविष्य को लेकर भी कोई विजन नहीं है। देश के तमाम राज्यों में पार्टी का संगठन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और जहां बाकी है वहां आपसी राजनीति में बेड़ा गर्क कर दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी राजनीतिक फलक पर दूसरे दलों को अपनी छत्र छाया में रखने वाली कांग्रेस आज खुद मुहताज है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने और तमाम राज्यों में सत्ता छीन जाने के बाद पार्टी का हौसला पूरी तरह से पस्त हो गया है। आलम यह है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर भी पार्टी ने फैसला नहीं कर पाई है। 1 साल पूरा होने के बाद भी पार्टी में नेतृत्व को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। इस्तीफा देते समय राहुल गांधी ने 2019 की हार के बाद कांग्रेस नेताओं की जवाबदेही लेने, पार्टी के पुनर्गठन के लिए कठोर फैसले लेने और गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष चुनने की बात कही थी, लेकिन इनसे भी कुछ नहीं हुआ और आखिरकार उनका इस्तीफा भी बेकार चला गया। फिलहाल सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। फिलहाल बीजेपी देश की सत्ता पर काबिज है और अपनी विचारधारा के आधार पर नया भारत बनाने में जुटी है। इस नए भारत में कांग्रेस के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। इस बात को लेकर भी कांग्रेस सरकार का विरोध नहीं कर पा रही है। भाषणों में कांग्रेस के नेता बात तो करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि फिलहाल बीजेपी के हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी विचारधारा के मुकाबले कांग्रेस के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस का संकट गहरा है और लड़ाई उसके अस्तित्व से जुड़ी है। लिहाजा स्थिति करो या मरो की है। इससे उबरने के लिए कांग्रेस को खुद के अंदर नेतृत्व से लेकर संगठन, विचारधारा और कार्यक्रम तक बुनियादी बदलाव करने होंगे। खुद को दोबारा जीवंत बनाने के लिए कांग्रेस को सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना होगा। अगर पार्टी ऐसा कर पाने में असफल रहती है तो इतिहास बन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सवाल ऐसे में यही है कि 135 साल पुरानी पार्टी आखिर मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पा रही है। क्या वजह है कि युवा किनारा कर रहे हैं के बाद एक पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, जो युवा नेता हैं, जिनके नाम पर वोट पड़ते हैं, वही पार्टी से किनारा कर रहे हैं? क्या वजह है कि एक बेहतर विपक्ष की भूमिका की जिम्मेदारी भी एक अच्छे से नहीं निभा पा रही है? क्या वजह है कि सत्ता पक्ष को घेरने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है? कांग्रेस ने कोरोना महामारी, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया, लेकिन जनता ने उन्हें अनसुना कर दिया। क्यों आखिर कांग्रेस को उतनी तवज्जो जनता भी नहीं दे पा रही है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। विनोद कुमार सोनकर जी हमारे साथ हैं, सांसद है बीजेपी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। अनुज आत्रे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ शेखर कपूर जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। शेखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे अनुज जी आपके साथ, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने सबसे ज्यादा देश पर शासन किया है। आज उसकी ये स्थिति क्यों? देखिए, समय है, जनता है और जनता के मैंडेट को हर दल को स्वीकार करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हर समय सत्ता के पद पर आसीन हो, कभी विपक्ष में हैं और कभी सत्ता में। तो हमें उस चीज में कोई आपत्ति नहीं है। जनता ने जिस प्रकार से जब जो मैंडेट दिया कांग्रेस को, जो जिम्मेदारी जनता ने दी, चाहे केंद्र में दी चाहे राज्यों में दी, अपना बखूबी निभाया। आजादी से पहले और आजादी के बाद तक अगर इस देश को किसी ने बुनियादी मजबूती दी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी है। ये भी देश की जनता स्वीकार करती है और जानती है इस बात को कि कांग्रेस ने कभी भी जुमलेबाजी नहीं की है। कांग्रेस ने जब इस देश में
आपत्ति आई है जब इस देश को हमें याद करना पड़ेगा 1947 का भारत और 2004 का भारत। तो वो 1947 से और 2004 के बीच में अगर इस देश में हमारे बुनियादी मजबूती आई है, अगर हम लोग आज चांद पर पहुंचने की हम 2004 में बात कर चुके थे, तो वो गुजरात से नरेंद्र मोदी जी लेकर के नहीं आए थे वो टेक्नोलॉजी, वो कांग्रेस की थी। तो ठीक है, आज हमारा साथ जो है सत्ता के हिसाब से अगर देखें तो निश्चित तौर पे हम लोग नहीं, जनता ने मैंडेट नहीं दिया, ठीक है, आप सरकार में नहीं है, आप सत्ता में नहीं है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी तो है। क्या वजह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस नाकाम साबित हो रही है? देखिए, आपका आकलन हो सकता है, लेकिन जनता जानती है कि देश में अगर मजबूती से कोई बात इस किसी भी काल में, खासतौर से 6 वर्षों की बात करें, मोदी जी के कार्यकाल की बात करें, और सबसे गहन संकट जो इस समय चल रहा है देश के ऊपर, आज तक कभी हमने किसी भी हमारी पीढ़ी ने इस तरह का संकट नहीं देखा है। कोरोना काल में जिसमें हम जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, इस संकट के समय में भी अगर कोई राजनीतिक दल अगर सड़कों पर जा रहा है, चाहे सड़कों पर जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहा है या जनता की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी है। वरना भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाम पर कहाँ है? देखिए, सरकारों में है, ये सरकार के संगठन की आप बात कर रहे हैं, उस संगठन को छोड़ कर नेता जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, अब सचिन पायलट बगावत करने पर उतर आए हैं, इससे पहले और भी तमाम नेता पार्टी को छोड़ कर जा चुकी हैं। क्यों? आप संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन क्या नहीं लगता कि इस तरह नेताओं का जाना संगठन को कमजोर कर रहा है? नहीं, देखिए, कोई भी चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, कोई भी जाता है, निश्चित तौर पे उसकी कमी तो खलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कांग्रेस हमारा दल जो है एक इतना बड़ा महासमुद्र है कि इसमें से बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिए हैं, बहुत से नेता जो है पैदा किए हैं, इस देश को देंगे हैं, और बहुत से नेता पहले भी जाते रहे हैं, और ये निरंतर एक प्रोसेस है। और लगातार हमारे पास अभी भी ऐसे नेताओं का अकाल नहीं है, नेताओं का बहुत ज्यादा हमारे पास अभी भी बहुत बड़ा खजाना है कि जो देश को जो है नेतृत्व दे सकते हैं। चाहे खजाना सा लूटता जा रहा है, लेकिन कौन लूट रहा है उनसे भी बात कर लेते हैं। विनोद सोनकर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पास विनोद जी, जिनके पास, मैं 10 सेकंड में अपनी और नेहा जी बात खत्म करूंगा, जिन लोगों के पास इसका अभाव है, आज जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, वो अपने कांग्रेस मुक्त भाजपा को होते जा रहे हैं। तो आखिर किसको आवश्यकता है? किसको अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है? कांग्रेस को कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उन नेताओं को तोड़ करके लाएं जिनके ऊपर हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है कि ये उन नेताओं को लेकर के जिन पे इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अपने दल में शामिल किया, और दल में शामिल करते ही इन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी की अटर्नी में डुबकी लगा करके और उनको भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कराया। तो ये कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी होती जा रही है, लेकिन देश से कांग्रेस मुक्त कभी नहीं हुई कि देश की जनता के दिल में कांग्रेस मुक्त हुई। ठीक है विनोद जी, गंभीर आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। इसके साथ ही एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा। सवाल ये कि कांग्रेस के जो नेता हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस तो कमजोर होती जा रही है, बीजेपी कितनी मजबूत अपने आप को समझ रही है? नेहा जी, मैं पहले एक बात तो ये कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस के लोगों को ये घमंड है कि कोई जाए हमको फर्क नहीं पड़ता, वो बात शायद कांग्रेस की सबसे नुकसानदायक है। और जहां तक इन्होंने कहा हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं है, वो तो देश और दुनिया जानती है कि इनके पास है कि ये एक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये नहीं बना पा रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष काम चला रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के लोगों पर टिप्पणी करने की हमको जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने अंतरकला से और कांग्रेस के जो हालात है वो अपने स्वयं के खोदे हुए गड्ढे में गिर चुकी है। अब वहां से निकलना कांग्रेस का संभव नहीं है। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देश में एक लंबे समय से ये चर्चा चलती है कि कांग्रेस 137 साल पुरानी कांग्रेस है। मैं आज आपके चैनल पे बड़ी अदबी के साथ कहना चाहता हूँ, पहले हमको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस कौन। ये आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस अलग थी, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके श्रीमती इंदिरा गांधी से पहले की कांग्रेस दूसरी थी, दूसरा फिर इंदिरा गांधी के बाद की कांग्रेस अलग है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये कांग्रेस को 137 साल हम बता के जिस तरह से महिमा मंडन कर रहे हैं, शायद कांग्रेस उसके पात्र नहीं है। कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई के लिए लड़ी हुई थी, उसमें सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोगों ने लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस में आए थे। वो कोई भी व्यक्ति
कांग्रेस शासन करने के लिए कांग्रेस का निर्माण नहीं किया गया था। कांग्रेस का निर्माण हुआ था इस देश में आज अंग्रेजों को इस देश को आजाद कराने का। तो एक तो बेसिक अंतर ये है। दूसरा, जो कांग्रेस के लोगों को एक संकट है वो ये है कि आजादी के पहले के देश की अपेक्षाएं और आजादी के बाद के लोगों की अपेक्षाओं को कांग्रेस समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। जब तक इस देश की अपेक्षाओं को, इस देश की जनमानस की आवश्यकताओं को, इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कांग्रेस और कांग्रेस के लोग नहीं समझेंगे, तब तक कांग्रेस का सर्वाइवल मुश्किल है। और कांग्रेस की आज जो हालत है वो इनकी वजह से है, क्योंकि इनको इस बात का जो दम है कि हमारी का पार्टी 135 साल पुरानी है, हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं। आज के तारीख में स्थिति ये है, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नीति है, ना इनके पास नियति है। तो जनता किन बातों पे इनसे भरोसा करे, जनता खुद समझ में नहीं पा रही है, जिसके कारण आज ये लोगों को ये दशा हुई है। चलिए शेखर जी हमारे साथ लगातार मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि अगर कांग्रेस की स्थिति है तो क्यों है सर। ठीक है, जैसा कि मैं एक बात और अटैच करूंगा इस लोकतंत्र के कार्यक्रम में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कांग्रेस का चाहे संगठन हो और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद का ना तो कांग्रेस में लोकतंत्र बचा और ना तो कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों में राज्य में लोकतंत्र बचा। ये बात देश और दुनिया भली बात जानती है। इस देश में लोकतंत्र की हत्या किसने की वो देश का बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है शेखर जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कांग्रेस की अगर ये हालत है तो उसकी क्या पीछे वजह मानते हैं आप? देखिए, अगर आपने जिसकी अभी नेहा जी आप बोल रही थी कि 135 साल पुरानी कांग्रेस के अंदर इस वक्त जो है हालात बड़े खराब हैं और इनको लेकर जो है कांग्रेस के ऊपर आज हम लोग बहस कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले 35 वर्ष की पत्रकारिता काल में इस बात को मैंने पूरी तरह से देखा है कि ये निश्चित रूप से सही सत्य बात है कि कांग्रेस का इस देश की राजनीति के साथ में, इस देश के लोगों के साथ में एक गहरा संबंध और संपर्क रहा है। लेकिन अगर आप जब ये उठा के देखते हैं पिछले 20-25 साल के इतिहास को, तो कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं से राजीव गांधी के बाद में कोई ऐसा नेता, ऐसा नेतृत्व कांग्रेस के अंदर नहीं दिखाई पड़ा जो कि कांग्रेस को कहीं से संभाल पाता। ये मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं से ये भारतीय राजनीति के अंदर दिखाई पड़ता रहा है कि राहुल गांधी एक पार्टी का नेतृत्व करते हुए, पार्टी के अंदर रहते हुए कहीं ना कहीं से एक परिपक्वता का जो परिचय जो है भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अभी तक नहीं दे पाए हैं। हालांकि एक व्यक्ति वो समझदार व्यक्ति है, एक समझदार राजनेता है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से उन्होंने जनता की नब्ज को, कांग्रेस ने भी जनता की नब्ज को समझने का काम नहीं किया है। जितने समय भी नेहा जी कांग्रेस सत्ता के अंदर रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उस वक्त देश के अंदर कोई एक दूसरी मजबूत पार्टी भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में नहीं रही। दूसरी बात, कांग्रेस का ने जो भी सवाल उठाए वो वक्त के साथ में उठते रहे, लेकिन जो देश के ज्वलंत मुद्दे थे, जो कभी जो है कांग्रेस का सत्ता में रहते हुए हल नहीं हो पाए, उनको कहीं ना कहीं से भाजपा ने छूने का, पकड़ने के साथ में पूरा करने का प्रण भी उसने किया, जिसके कारण आप ये देखिए कि एक जमाने में लालकृष्ण आडवाणी जी के समय की दो सांसदों की पार्टी आज जो है 350 सांसदों की पार्टी बनकर देश की सत्ता के अंदर सर्वोच्च स्थान पर है। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं से देश की व्यवस्था, देश के पुरातन को, देश के जो पुरानी मांगे हैं, चाहे उसमें तलाकशुदा का महिलाओं का मामला हो, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। अनुज जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी शेखर जी कर रहे थे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद एक बहुत मजबूत नेतृत्व कांग्रेस को नहीं मिला। क्या ये वजह है कि आज कांग्रेस के ये हालात है कि 50 का आंकड़ा भी लोकसभा चुनाव में पार नहीं कर पाई, या फिर वजह इस बात को लेकर है कि पहले कोई बहुत विपक्षी पार्टी मजबूत स्थिति में नहीं थी, अब बीजेपी ने जिस तरह से 2 से जो अपना आंकड़ा है वो 300 के पार तक पहुंचा लिया,
प्रचंड बहुमत के साथ जिस तरह से सत्ता पक्ष फिलहाल मौजूद है, तो उस स्थिति में अब कांग्रेस अपने आप को संभाल नहीं पा रही। रीजन क्या है, वजह क्या है इसके पीछे सर? देखिए नेहा जी, 200 से 300 पे भारतीय जनता पार्टी रातों रात नहीं है। हमें याद रखना पड़ेगा कि बीच में अटल जी की सरकार रही है 97 से लेकर के 2004 तक, और उस समय के दौरान भी इसी प्रकार की कांग्रेस को लेकर के इन लोगों ने एक हवा उड़ाई थी कि कांग्रेस, अब जब हमारे सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो चुकी है, दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। देखिए कितनी कम संख्या में इनकी सीटें आ गई, 100 के आसपास पहुंच गए। और उसके बाद जब सोनिया जी ने हमारे एआईसीसी की कमान संभाली और 2004 से लेकर के 2014 तक लगातार जो 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार बनी, बहुत अच्छे से यूपीए की सरकार चली, जनता ने 2 बार विश्वास व्यक्त किया। ठीक है, जनता है, जनता का मैंडेट है, जनता का मूड है, और जनता समय समय पर परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहा तो जनता ने 2014 में, और भारतीय जनता पार्टी को इनके कहीं ना कहीं जुमलों में जनता ट्रैप हो गई, और जिस प्रकार से इन्होंने इवेंट और एंटरटेनमेंट का एक जाल सा बिछा करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, जनता उसमें इनकी बातों में आ गई। लेकिन जनता को मिला क्या? कांग्रेस का भ्रम टूट गया है। अगर जनता के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये सोच कर अगर कांग्रेस बैठी हुई थी, तो वो भ्रम अब टूट गया है, ये भी कहा जा सकता है क्या? जनता के पास कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जनता के पास विकल्प नहीं है। जनता को ऐसे कभी भी हम लोग जो है लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और जनता की जो है अवहेलना नहीं की जा सकती है। जनता के पास बहुत सारे विकल्प खुले रहते हैं, और जनता का सलाब जब जिस तरफ मुड़ जाता है और उसी को ही जनता सत्ता पे बैठा देती है, और उसी को ही अर्थ से लेकर के फर्श पर बैठा। लेकिन मैं आपको बात करना चाहूंगा कि 2014 में जब ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार सत्ता में आई थी, जिस प्रकार से जो वादे 2014 के चुनाव में किए गए थे, वही वादे आज तक चल रहे हैं। 2021 में हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो तमाम वादे, जनता वादों को पूरा होता का इंतजार कर रही है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा सत्ता पर हासिल हो गए, सत्ता पर बैठ गए हैं तो जनता बिल्कुल जो है, जनता नादान है, जनता देख नहीं रही है, जनता सब कुछ देख रही है। जनता आपका अनैतिक रूप से सत्ता लेना भी देख रही है। जिस प्रकार से जनता ने जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह दिखाया, जहां पर ये हार गए हैं, सत्ता से बाहर हुए हैं, तो वहां पर किस प्रकार से अपना धन बल, सत्ता का लालच दे करके अपनी सरकारी एजेंसी का, इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का, उनका डरा धमका करके फर्जी केस मुकदमे डाल करके विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने खेलना शुरू कर दिया, वो भी जनता देखी है। कि मध्य प्रदेश का देखा है, ये तो कांग्रेस भी तो करती हुई आई है, ये कांग्रेस नहीं करती हुई आई क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए इस प्रकार की खरीद फरोख्त जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 8 राज्यों में इन्होंने खरीद फरोख्त कर दी, लगभग 150 से ज्यादा विधायक इन्होंने तोड़ करके खरीदे हैं, और वो किसके पाले में जाके बैठे हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर बैठ रहे हैं। और जनता इस बात को स्वीकार कर रही है कि अब ये देश की एक जो है नैतिकता को, इन्होंने जो नैतिकता की बात करते थे, जो अटल जी और अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी की और पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते थे, आज ये कहां पहुंचा दिया है? आज ये कांग्रेस के नेताओं की बात करते हैं। देखिए हमें तो अपने नेताओं पर गर्व है, हमें तो अपने नेताओं को बिल्कुल, चाहे वर्तमान के हो या हमारे भूतकाल के हो या आने वाला हमारा, ये समझाइए यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस से ही निकले हुए ऐसे बहुत से नेता हैं, कांग्रेस से निकले हुए ऐसे बहुत से नेता हैं जो आज अपनी पार्टी बनाकर अपने पार्टी बनाकर सरकार चला रहे हैं, या फिर यूं कहें कि दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, एक मजबूत स्थिति में दूसरी पार्टी में भी है। मैं शरद पवार की बात करूं, ममता बनर्जी की बात करूं, या फिर मैं बात करूं जगन मोहन रेड्डी की बात करूं, या फिर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं, ये तमाम ऐसे नेता है, ये तमाम ऐसे नेता है सर। क्यों? इसके बाद में आपकी बात को मैं समझ जाता हूँ, ये सब 2004 से पहले भी अपना दल बना चुके थे, और 2004 में हमने नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर ये तमाम नेता अभी भी कांग्रेस के अंदर होते तो कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में होती? क्यों ऐसे नेता जो कि बहुत काबिल रहे, या फिर वो आगे अपनी पार्टी के आगे अपनी बात रखना चाहते थे, रखते रहे, उन्हें अनसुना किया गया? नहीं लगता आपको ऐसा? नहीं, देखिए अनसुना की बात नहीं होती। कई बार विचारों का जो है मतभेद हो जाता है, और अपना कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी भी, कुछ लोग महत्वाकांक्षा नाम की भी चीज होती है, जब वो चीज आ जाती है तो कहीं ना कहीं हितों का टकराव होता है, और जब हितों का टकराव होता है तो कुछ लोग जो है उस दल में नहीं रह पाते, अपना अलग रास्ता चुनने थे। लेकिन बावजूद उसके उनकी आज भी, चाहे शरद पवार जी हो, ममता जी हो, विचारधारा उनकी कांग्रेस से ही मेल बैठती है, भारतीय जनता पार्टी से आज भी उनकी मेल नहीं खाती। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के नेता हैं, सहयोग से और कांग्रेस पार्टी खुद अपने दम पे आगे बढ़े, दोनों में अंतर है ना। आज ये स्थिति हो गई है कि राहुल गांधी खुद अपना संसदीय क्षेत्र हार जाते हैं। सर ये बताइए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी चुनाव हारना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम जो है, ये लोकतंत्र की हमारी यही खूबी है, यही सुंदरता है इस देश की, कि
कि जनता किसी को भी हरा सकती है, किसी को भी जिता सकती है, कहीं पे भी हरा सकती है। वही जनता ने अगर अमेठी में राहुल जी को हराया तो देश की उसी जनता ने वायनाड से इनको पलकों पर भी हराया। तो ये चलता रहता है, हार जीत कौन नेता नहीं हारता? क्या अटल जी नहीं हारे? क्या अडवाणी जी नहीं कभी चुनाव हारे हैं? क्या सब हारते हैं? इंदिरा जी को भी हार का मुंह देखना पड़ा था जब आयरन लेडी जिस देश में उनका एक छत्र राज होता था। उन्होंने उस समय कांग्रेस काल में कोई सोच नहीं सकता था इंदिरा गांधी भी हार सकती थी, उन्होंने चुनाव हारा। लेकिन मेरी बात बीच बीच बार बार रह जाती है। मेरा भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेताओं की तो बहुत चिंता रहती है कि अपने नेताओं का ध्यान नहीं रखते, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ध्यान नहीं रखा, सचिन पायलट का ध्यान नहीं रखा। हम पूछना चाहते हैं जो आपके वयोवृद्ध नेता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, कांग्रेस की स्थिति क्यों हुई कि 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और एक नहीं बल्कि दो लोकसभा चुनाव बैक टू बैक हारी। और उसके बाद अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि नेतृत्व क्षमता में कमी है क्या, और क्यों आखिर जब कांग्रेस की एक बैठक हुई और बैठक में आगे की प्लानिंग पर चर्चा होने वाली थी तो वहां पर एक बार फिर से मांग उठने लगी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। इस पे भी आज हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है विनोद कुमार सोनकर जी। सवाल इस बात को लेकर है कि आपको याद होगा जब 2019 अभी लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद किस तरह से राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दिया और हार की जिम्मेदारी ली। उसके बाद ये कहा गया कि गांधी परिवार से हटकर किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। घूम फिर के फिर सोनिया गांधी पे आकर कांग्रेस पार्टी टिक गई और ऐसे में अब जिस तरह से एक बार फिर से बैठक हुई, बैठक में फिर ये मांग उठवाई गई या उठाई गई, ये तो अब आप बेहतर तरीके से जानते हो या अनुज आत्रे जी बेहतर तरीके से जानते होंगे कि उठाई गई थी या उठी गई थी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक बार फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की मांग उठी है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। तो क्या नहीं लगता कि अब कांग्रेस के पास या तो नेताओं की कमी है या फिर गांधी परिवार से हटकर कुछ सोचना ही नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी? सोनकर जी। नेहा जी, मैं सबसे पहले तो अनुज जी से कहना चाहूंगा कि आप अपनी समस्याओं को अन्य पे थोपना बंद करिए। अगर कांग्रेस को दोबारा खड़ा होना है तो कांग्रेस को पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और आप आज नहीं, जब इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तब उन्होंने परिवारवाद के नाम पे श्रीमती इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाया और श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इन्होंने आगे राजीव गांधी को बढ़ाने का काम किया। इसलिए इनको सबसे बड़ा संकट है कि इनको स्वयं के आत्मचिंतन की जरूरत है, जिससे कि जो इनकी समस्याएं हैं ये निकल के आए। अब आपने भी ठीक कहा, इनकी पार्टी छोड़ के बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता जी जाती हैं, इनकी पार्टी छोड़ के परिवारवाद के नाम पे महाराष्ट्र में लोग जाते हैं। आप पूरा देश उठा के देख लीजिए, आज ये भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि लोग भाजपा में आ रहे हैं। जब भाजपा मजबूत नहीं थी तब भी कांग्रेस में इस तरह का एक लंबा इतिहास रहा है। आजादी के बाद से एक नहीं अनेक लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है और छोड़ने का जो मूल कारण था वो कारण आज भी विद्यमान है। जब भी लोगों ने छोड़ा तो दो ही सवाल उठाया। एक सवाल ये उठाया कि परिवारवाद से लोग मुक्ति चाहते हैं, दूसरा जो युवा नेतृत्व है वो अपना स्थान चाहता है। जब उसको स्थान नहीं मिलता तो निश्चित रूप से वो पार्टी को छोड़ता है और ये कांग्रेस में लंबे समय से है। इतना नुकसान उठाने के बावजूद कांग्रेस ने अभी तक इस मूल चिंतन का कोई भी इलाज नहीं ढूंढा। अब राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि गांधी परिवार से बाहर किसी को अध्यक्ष बनाना चाहिए और उसके बावजूद वो बाहर एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाते हैं। अब अगर कोई युवा नेतृत्व जिसके नाम से चुनाव लड़ा जाए, जिस जनता की नब्ज को थोड़ा समझता हो, जनता जिसे भरोसा करता हो, सत्ता पाने के बाद आप इस आधार से निर्णय लेते हैं कौन परिवार के प्रति ज्यादा लॉयल है, कौन लॉयल नहीं है। इस हिसाब से निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से आपके समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ठीक है, अनुज आत्रे जी से यही सवाल पूछ लेते हैं। सर क्या वजह है अनुज जी कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से ऊपर उठना ही नहीं चाहती, या फिर ये सोच बना रखी है कि नहीं अगर अध्यक्ष होगा तो गांधी परिवार से ही होगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है नेहा जी। इतने तमाम अध्यक्ष गांधी परिवार से अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग
ज्यादातर हमारे अध्यक्ष जो हैं गांधी परिवार के महान थे रहे हैं। लेकिन परिवारवाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, बार बार परिवारवाद का मुद्दा उठाती है। हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे यहाँ तो चलिए एक परिवार का इनको एक मुद्दा मिला हुआ है, उसको बोलते हैं, लेकिन अपने परिवार देखेंगे कि इनके कितने परिवार हैं। अभी पीछे जो चुनाव हुए थे उसमें 30% टिकट इन्होंने जो है परिवारों से जो संबंधित इनके जो पुत्र पुत्रियों थे, या किसी की बहू थी या किसी की बेटी थी, उनको टिकट दी। आज ये शिवसेना की बात करते तो शिवसेना तो सबसे पुराना परिवार के नाते इनका जो है अलायंस, अकाली दल से इनकी जो है अलायंस चल रहा है पंजाब में, सबसे पुराना इनका अलायंस जो है वो क्या है? क्या वो परिवार की पार्टी नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी के अपने तमाम नेता ले लीजिए, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल साहब को ले लीजिए, चाहे आप विजय गोयल जी को ले लीजिए, चाहे जयंत सिन्हा जी को ले लीजिए, चाहे पंकजा मुंडे को ले लीजिए, चाहे पूनम महाजन को ले लीजिए, अनुराग ठाकुर को ले लीजिए, राजवीर सिंह जी को ले लीजिए, कितने ऐसे प्रवेश वर्मा को ले लीजिए, पासवान जी की पार्टी, इनके जो बिहार में इनके जो है वो, वहां क्या परिवारवाद नहीं है? क्या बहुत बड़ा खानदान आज इनके इसमें भारतीय जनता पार्टी में, वहां परिवार भी इनको दिखता है। परिवार के नाते ही ये टिकटें भी इन्होंने मंत्री बनाए हैं। आज कांग्रेस के ऊपर ये बात करते हैं परिवार की, ये बता दें क्या इनके यहाँ, हमारे यहाँ से ज्यादा इनके पास परिवारवाद है। और अगर एक परिवार में कोई, अगर कांग्रेस गांधी परिवार तो वो परिवार है जिसने देश में बलिदान दिए, 3 प्रधानमंत्री देश को उन्होंने अपने जो है देश में कुर्बान कर दिए। इंदिरा जी की शहादत के बाद उनके पुत्र ने, राजीव गांधी ने, अगर देश की कमान संभाली तो वो एक हिम्मत का काम था। राजीव जी को अपने नजरों के सामने टुकड़े टुकड़े होकर छलनी होते हुए देखने के बाद उनकी पत्नी जो है सोनिया जी ने कमान संभाली तो वो किसी हिम्मत से कम नहीं था। उसके बाद उनके बेटे और बेटी ने अगर इस देश की राजनीति में कदम रखा, जिसने अपने परिवार में अपनी दादी को देखा, अपने पिता को देखा उस तरह से छलनी रखते हुए, तो उनकी हिम्मत की हमें साथ देनी चाहिए कि बावजूद उसके वो लोग आज परिवारवाद का ये रोना रोते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार की बात करती है। लेकिन सर ये जनता नहीं समझ रही है ना। शेखर कपूर जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, एक कांग्रेस की एक बैठक होती है कार्य समिति की, उसके अंदर ये तय होता है कि आखिर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। लेकिन वहां सवाल उठता है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो राहुल गांधी को बना दिया जाए। फिर ये भी कहा जाता है कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है, ये बात कहते हैं कपिल सिब्बल, यही बात कहते हैं पी चिदम्बरम। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई अब कांग्रेस में आत्मचिंतन करने की जरूरत है? क्योंकि जब आत्मचिंतन की बात होती है तो एक नेता की तरफ से भी कहा जाता है कि आत्मचिंतन करना है तो 2014 से करिए, कि यूपीए 2 के टाइम पर अगर सरकार वापस नहीं आई या फिर सरकार की क्या कुछ खामियां रह गई, क्यों अब सरकार को पसंद नहीं कर रहे थे या यूपीए को पसंद नहीं कर रहे थे लोग, 2014 में क्यों बीजेपी को मौका दिया गया, यहां से चिंतन करना शुरू करिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि खामियां, कमियां और गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत बन के सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस को निश्चित रूप से आज जो है आत्मचिंतन करने की तो आवश्यकता है, और ये एक लंबे समय से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, कांग्रेस ने और विशेषकर राहुल गांधी जी ने एक समय ये शुरू किया कि साहब पार्टी के अंदर जो है युवा नेताओं को लाया जाए। आज आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी लोग उछल कूद कर करके भाजपा में गए, सारे के सारे युवा थे। और हाल के अंदर जो 3 विधायक गए हैं वो पूरे के पूरे पहली बार के निर्वाचित विधायक थे। दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर आप ये देखिए आत्मचिंतन करने की जब आप बात करते हैं तो आत्मचिंतन करने के लिए और सुनने के लिए और समझने के लिए कांग्रेस के अंदर कौन है आज आत्मचिंतन की जब बात आती है तो सुनने के लिए मात्र जो है एक तो मात्र जो है सोनिया गांधी जी हैं, उनके चिरंजीव उनके पुत्र श्री राहुल गांधी जी हैं। और इसके अलावा आप ये बताइए कि कौन से ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन तक जो है कांग्रेस के नेता या छोटे छोटे जो जिलों के अंदर कार्यकर्ता हैं जो है अपनी बात को पहुंचा सकते हैं या अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि घर के अंदर बुजुर्ग और जो है छोटे जो निचले क्रम के जो होते परिवार के सदस्य होते हैं, सबके बीच में एक सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता आज कांग्रेस के अंदर कहीं से ना कहीं से महसूस की जा रही है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे हैं, सलमान खुर्शीद हैं, और इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो आज बिल्कुल गुमनामी के अंधेरे में पड़े हुए हैं, जो कि एक तपोनिष्ठ है और वयोवृद्ध नेताओं में उनकी गिनती होती है उनकी।
लेकिन कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद की जो पार्टी है उससे परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पाती है, जिसके कारण जो है कांग्रेस के अंदर ही विद्रोह पैदा होता है, कांग्रेस के अंदर ही देश के अंदर कांग्रेस की एक छवि बनती है। आप कुल मिला के आज ये देख लीजिए कि जब हम भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा के अंदर एक प्रधानमंत्री है चुन के आता है, लेकिन भाजपा के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 2 बार में 3 बार में लगातार वहां पे बदलते रहते हैं। पार्टी के साथ में और कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद और सहयोग लगातार हम देखते हैं, जबकि इन चीजों की हम कांग्रेस के अंदर एक रिक्तता महसूस करते हैं। लेकिन नाराजगी की बात करें शेखर जी, नाराजगी तो बीजेपी में भी देखी गई है और ये भी आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से बुजुर्ग वर्ग का कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया गया, इस तरह के भी बीजेपी पे भी आरोप लग रहे हैं। मानेंगे इस बात को कि मोदी आए तो लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये तमाम ऐसे बड़े नेता कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिए गए? देखिए, आत्मचिंतन की जब आपने बात करी है, लेकिन जिस पार्टी के पास में 300 साढ़े 300 का बहुमत हो और उसमें उस प्रकार से अगर उसके अंदर कुछ लोग नेग्लेक्ट होते हैं, कुछ लोग इधर उधर दाएं बाएं होते हैं, तो वो चीज उतनी मायने नहीं करती। लेकिन जो पार्टी के पास में आज लोकसभा के अंदर जो है 50 सांसद हैं या जो राज्यसभा के अंदर बहुमत उनका जरूर ज्यादा है, लेकिन राज्यसभा के अंदर भी उनकी सदस्य संख्या लगातार कम होती जा रही है, तो जो व्यक्ति कमजोर है तो उसको आत्मचिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। और आत्मचिंतन करने की स्थिति में इस वक्त जो है वो कांग्रेस है, ना कि भाजपा है। भाजपा तो लगातार देखिए वो अपने ग्राफ को मजबूत ठीक है। अनुज यात्रा जी, कहीं ना कहीं गुटबाजी भी कही जा सकती है कि कांग्रेस खेमेबाजी में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि युवाओं की पार्टी है, युवाओं को लाना है, दूसरी तरफ युवा ही कहीं ना कहीं रूठते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा, जगन मोहन रेड्डी अलग चले गए, उसके बाद अब अगर जो राजस्थान की अगर हम बात करें, सचिन पायलट कहीं ना कहीं वो पूरा गुट नाराज नजर आ रहा है। एक तरफ युवाओं की पार्टी बनाने की सर बात की जाती है, दूसरी तरफ युवाओं को ही समझा नहीं जाता। कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब बुजुर्ग वर्सेस युवा दिखाई नहीं देता। क्या लगता नहीं है आपको कि ऐसे गुटबाजी देखने को मिल रही है? देखिए नेहा जी, अपना अपना देखने का नजरिया होता है। आपका नजरिया कुछ है, लेकिन हमारा नजरिया ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर युवाओं को मौका दिया है इस देश में, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। युवाओं की बात अगर की थी तो सबसे पहले राजीव जी ने बात की थी कि हमारे को युवाओं को आगे लेके आना। युवाओं को अगर मतदान का अधिकार दिया है, 18 वर्ष की आयु में अगर किसी को मत देने का अधिकार दिया था, तो वो कांग्रेस पार्टी की थी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राहुल जी ने भी जो युवाओं को लगातार जो है, चाहे हमारी यूपीए की सरकार रही, युवाओं को सत्ता में भागीदारी बनाया, चाहे सचिन पायलट जी को 36 साल की उम्र में जो है 26 साल की उम्र में सांसद बनाया, 30 साल की उम्र में उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, वही सिंधिया साहब को भी बनाया, जतिन प्रसाद जी को भी बनाया। युवाओं की एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त थी कांग्रेस पार्टी में, आज भी है। आरपीएन सिंह जी थे जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बने, सब राहुल जी की कोर टीम के सदस्य थे, जिनको युवा होने के नाते जो है कि सरकार में अवसर दिया गया। राहुल जी खुद सरकार से बाहर रहे, खुद मंत्री नहीं बने, लेकिन युवाओं को, अपने साथियों को सरकार में रहने का और सेवा करने का और काम करने का अनुभव लेने का अवसर दिया। लेकिन उसी के तहत अगर हम देखें तो मध्य राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट जी को 36 साल की उम्र में जो है चुनाव हारने के बाद भी, लोकसभा का चुनाव हारने के बावजूद इतने बड़े प्रदेश की कमान सौंपी। गहलोत साहब को साइड करके, अनुभवी नेता को साइड में करके, एक लोकप्रिय नेता को, जनप्रिय नेता को साइड में करके सचिन पायलट जैसे युवा को जो है प्रदेश की कमान सौंपी। और जब सरकार बनी तो उसी जो है युवा अवस्था में उनको डिप्टी सीएम का पद है। किसी दल में आज की डेट में इस तरह की सोच की जो है किसी को दे सकता है, लेकिन अगर हमारी महत्वाकांक्षा हम युवा होने के बावजूद अगर हम महत्वाकांक्षा अपनी बहुत बड़ी व्यापक ले लें, उसको रूप ले लें और अपने कहीं भी हम अपने हद से बाहर जाने का प्रयास करेंगे तो वो निश्चित तौर पर दिक्कत आएगी। अगर हम अपने युवा के साथ साथ अपने अनुभवी नेताओं को अगर हम दरकिनार करेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी उस चीज को भी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन ठीक है विनोद जी, ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस में ये चीजें हैं, बीजेपी में भी सर ये चीजें देखी जा रही है, क्योंकि हालात बीजेपी में भी कुछ ऐसे ही है। जब मोदी सत्ता पर काबिज हुए तो किस तरह से लालकृष्ण आडवाणी को दरकिनार कर दिया गया, गांधीनगर सीट से वो चुनाव लड़ते थे, उनको टिकट नहीं दी गई। हालांकि ये भी बीजेपी का कहना है कि वो खुद ही नहीं चुनाव लड़ना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं है, उन्होंने कभी खुलकर सामने नहीं आके कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दूसरी बात, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे जो पुराने नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया। क्या नहीं लगता कि इस तरह का जो व्यवहार है कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव छवि खड़ा करता है पार्टी की?
नेहा जी, पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मोदी जी सत्ता पे काबिज नहीं हुए हैं। इस देश की 135 करोड़ लोगों ने उनको चुना है। और रही बात जिस तरह से अनुज जी कह रहे थे कि परिवारवाद की बात, मैं अनुज जी से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के परिवारवाद और हमारे परिवारवाद में अंतर है। हमारे यहाँ जो परिवार का कार्यकर्ता आता है वो तो ये यहाँ तक पहुंचता है। मैं इनको चुनौती देता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि चाहे प्रियंका गांधी वडेरा हो और चाहे राहुल गांधी हो, जरा ये बता दें कि इन्होंने कांग्रेस को बनाने के लिए, कांग्रेस के मजबूत करने के लिए किस बूथ पे काम किए हैं। ये परिवारवाद उसको नहीं कहा जाता कि जो लोग संघर्ष करके जनता के बीच में काम करके आते हैं। परिवारवाद उसको कहा जाता है जो ऊपर से थोप दिए जाते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, किस प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन कांग्रेस में सब जानते हैं, सब जानते हैं कि इससे पहले राहुल गांधी अध्यक्ष थे, उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी हुई, फिर एक कुछ नेताओं से मांग करके फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। जहाँ तक हमारे यहाँ बात है, जैसा आपने कहा कि हम लोगों ने लाल कृष्ण आडवाणी और रानी जोशी जी को दरकिनार कर दिया, क्या कभी उन्होंने सोशल मीडिया या किसी प्लेटफॉर्म पे आके कहा क्या कि हम लोग चुनाव लड़ना चाहते थे और हम लोग को नहीं लड़ाया गया? तो सर मना भी तो नहीं किया, सर मना भी तो नहीं किया, विनोद जी मना भी तो नहीं किया। देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अनुशासन पार्टी है। वो जिस फोरम पे उनको कहना चाहिए था उस फोरम पे उन्होंने कहा और उनके निर्णय के अनुसार निर्णय लिया गया। इतना समाचार मीडिया के लोगों ने कैसे अनुशासन की आप बात कर रहे हैं, किस अनुशासन की बात कर रहे हैं विनोद जी? विनोद जी किस अनुशासन की बात करते हैं? कैलाश विजयवर्गीय खुले मंच पे आकर अगर ये कहते हैं कि हमारा आला कमान अगर कहें तो हम 2 दिनों में मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दे, इस तरह का अगर बयान देते हैं तो आप ये कहते हैं कि अनुशासनवादी पार्टी है? ये अनुशासन होता है? देखिए ऐसा है, आप किसी व्यक्ति विशेष अपवाद की बात मत करिए। अब जब कांग्रेस का अंदरूनी संकट है और वो राष्ट्रीय महामंत्री है, नहीं मेरा सीधा सा सवाल है सर कि अगर आप ये कहते हैं कि आडवाणी जी ने खुले मंच पर कभी नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे तो उनको चुनाव नहीं लड़वाया गया, तो सर उन्होंने ये मना भी तो नहीं किया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते? कभी मना किया? इसका क्या मतलब? नहीं नेहा जी, इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? अरे आडवाणी जी हमारे वरिष्ठ है, हमारे सबसे ज्येष्ठ के नेता है, उनको जिस फोरम पे जो बात कहना चाहिए उन्होंने कही होगी और निश्चित रूप से उसके आधार पर निर्णय लिया गया होगा। और जहां तक बात है, जब तक ये कांग्रेस के लोग पहले तो अपने परिवारवाद हमारे परिवारवाद में अंतर समझ लें। ये बता दें, प्रियंका गांधी वडेरा ने कांग्रेस के बूथ से लेके जिला से लेके उन्होंने क्या काम किया कांग्रेस के लिए, ये ऊपर से थोपे हुए लोगों को परिवारवाद कहा जाता है, नीचे से कार्यकर्ताओं। ठीक है अनुज जी, बहुत जल्दी अपनी बात रखिए क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। अनुज जी की भाषा में नहीं रख सकते, उस दायरे में रख सकते हैं, उस परिभाषा में रख सकते हैं। जिस प्रदेश से ये सांसद हैं सोनकर जी, तो उसी प्रदेश में अमेठी और रायबरेली जाके पूछिए वहां के एक एक कार्यकर्ता से, कांग्रेस करते से कि प्रियंका गांधी जी बीते 15 सालों से कौन से जिले में जाकर के काम कर रही है, एक एक बूथ पे जाकर के अगर काम किया है, बूथ की बात कर रहे हैं, तो गांधी जी ने अमेठी करके काम किया है। आप तो उसी प्रदेश से सांसद आते हैं सोनकर साहब, क्या आपको जानकारी नहीं है कि जिसकी वजह से आप पूरी उत्तर प्रदेश में आप लोग पूरा प्रियंका गांधी जी से परेशान है? ठीक है शेखर जी का सवाल है मेरा। शेखर जी सवाल इस बात को लेकर है कि विपक्ष कमजोर होता है, कमजोर स्थिति में होता है, लेकिन इतना कमजोर और इतना मजबूर विपक्ष कभी नहीं देखा आज तक के इतिहास में। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, आज इतने मुद्दे हैं, चाहे कोरोना महामारी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, बेरोजगारी की बात करें और तमाम विषयों की बात करें, बावजूद इसके जो महंगाई की अगर हम बात करें, इतने विषय अगर देश में हैं, उसके बावजूद भी क्या नहीं लगता है कि एक बेहतर विपक्ष होने के नाते इन तमाम मुद्दों को उठाना चाहिए था, पर पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए था, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से नाकाम रही है? शेखर जी निश्चित रूप से आपने बिल्कुल नेहा जी सही बात कही है, लेकिन सबसे अभी आपसे आरंभ में जब आपने कहा था आत्मचिंतन और विश्लेषण, तो मैंने आपको यही कहा था
कि कांग्रेस को इस वक्त, आपने ही कहा था कि कांग्रेस को इस वक्त जो है आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि उसके पास में कहाँ कमियां हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से उसका कितना संपर्क है, कितना पार्टी के प्रमुख जो है अपना समय देते हैं, कितना वो विदेश में रहते हैं या देश के अंदर रहते हैं, कितना वो पब्लिक के बीच में जाते हैं। इसके अलावा जो आम जनता की जो नब्ज होती है, जो आवश्यकताएं होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं से समझने की आवश्यकता है। जहां तक आपने भाजपा में आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी की बात की, तो हम लोग शायद जो आज हम लोगों का जो पैनल इकट्ठा हुआ है वो कांग्रेस की गिरती स्थिति, कमजोर विपक्ष को लेकर है। और जहां तक मैं समझता हूं कि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी का मामला जो है वो आत्मचिंतन का नहीं है, वो आत्म विश्लेषण का है। विश्लेषण और चिंतन में थोड़ा सा काफी फर्क होता है, तो वो उनके एक अलग विषय है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा अनुज यात्रा जी से। अनुज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में अब एक पार्टी लाइन जो होती है उससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता भटकते हुए नजर आ रहे हैं? धारा 370 पर ही देख लीजिए, युवा नेताओं का अलग बयान आया और बुजुर्ग नेताओं का अलग बयान आया। क्यों आखिर ये वजह क्यों निकल के सामने आ रही है? और ये क्या नहीं लगता कि कांग्रेस को और ज्यादा कमजोर कर रही है? आपकी उसी बात से कांग्रेस की मजबूती दर्शाती है कि जो लोग कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि यहाँ पर पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में आपने कहा कि बात नहीं सुनी जाती, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के अंदर ही लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र। कि कोई भी नेता अगर जो है पार्टी ने जो कोई लाइन तय की है, अगर उससे अपना उनका जो है भिन्नता है, अनुशासनहीनता जी, मेरी बात पूरी अनुशासनहीनता नहीं, अनुशासनहीनता अगर कोई करता है तो निश्चित तौर पे पार्टी कार्रवाई करती है, जैसे राजस्थान में कार्रवाई करी। अनुशासनहीनता नहीं टॉलरेट हुई, अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन अपना विचार रखने का अधिकार अगर किसी नेता या किसी कार्यकर्ता को देती है, या अगर यहाँ पर एक आजादी दी जाती है नेताओं कार्यकर्ता को, तो कांग्रेस पार्टी में। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में आज ये कहा जा सकता है कि कोई बात अपनी मोदी जी की कोई इच्छा के विपरीत अपनी बात बोल सकता है, या अमित शाह जी की इच्छा के विपरीत कोई अपनी बात बोल सकता है? नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। माफ कीजिएगा अनुज जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लिहाजा मुझे यहीं पे रोकना पड़ रहा है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।